हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर ब्रेकडाउन एनालिसिस जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा आर्टिकल है सोलर पावर कर्टेलमेंट इन इंडिया 2026 एंड पीएम सूर्य घर योजना। ठीक है। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बताया कि अप्रैल से जून 2026 के बीच में 8133 गीगावाट आवर जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी को कर्टेल यानी कि रेस्ट्रिक्ट किया। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी जो है श्रीपद येसो नायक ने पार्लियामेंट में दी। ये डेटा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रोवाइड किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सोलर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन ग्रिड ने उस इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव नहीं किया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल थी लेकिन यूज़ नहीं किया गया। इसलिए इसे रिन्यूएबल एनर्जी कर्टेलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी कर्टेलमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज दिस न्यूज़? ये इंडिया दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में से एक है। सोलर कैपेसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, लेकिन ट्रांसमिशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतनी फास्ट स्पीड से डेवलप नहीं हो पा रहा है। रिजल्ट ये है कि सोलर पावर जनरेट हो रही है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए ग्रिड को सोलर प्लांट का आउटपुट रिड्यूस करना पड़ता है। ये इशू जो है एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, क्लाइमेट जो आपका इशू है उससे भी रिलेटेड है। ठीक है, ये सब हमको देखने को मिलता है। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स सभी से डायरेक्टली लिंक्ड हमको मिलता है। ये व्हाट इज अ सोलर पावर कर्टेलमेंट? ये क्या चीज़ होती है? व्हाट इज अ सोलर पावर कर्टेलमेंट? वैसे तो हमने देख लिया, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कर्टेलमेंट का सिंपल मतलब है ग्रिड ऑपरेटर इंटेंशनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को रिड्यूस कर देता है। ये पावर प्लांट की प्रॉब्लम नहीं होती। पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, लेकिन ग्रिड बोलता है कि अभी इतनी इलेक्ट्रिसिटी मत भेजो। इसलिए प्लांट को आउटपुट रिड्यूस करना पड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है लेकिन इंटेंशनली जो है प्रोड्यूस नहीं करवाई गई, ये ग्रिड में इंजेक्ट नहीं की गई। इसी प्रोसेस को कर्टेलमेंट कहते हैं। व्हाई डज कर्टेलमेंट हैपन? ये होता क्यों है? व्हाई डज कर्टेलमेंट हैपन? ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है ग्रिड सिक्योरिटी। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को हर सेकंड जो है डिमांड और सप्लाई को एग्जैक्टली बैलेंस करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को। ठीक है, अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ग्रिड अनस्टेबल हो सकती है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो सकती है, वर्स्ट केस में ब्लैकआउट भी हो सकता है। इसलिए ग्रिड ऑपरेटर एग्जैक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसको टेम्परेली स्टॉप कर देते हैं। दूसरा रीज़न है ट्रांसमिशन मिसमैच। दूसरा रीज़न है ट्रांसमिशन मिसमैच। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बताया कि कर्टेलमेंट का मेजर रीज़न था मिसमैच बिटवीन कमिशनिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड ट्रांसमिशन लाइंस। सिंपल लैंग्वेज में सोलर प्लांट पहले बन गए थे, पहले बन गया है ना, ट्रांसमिशन लाइन बाद में बन रही थी। रिजल्ट आया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, लेकिन उसको कंज्यूमर तक भेजने का रोड ही रेडी नहीं हुआ। जैसे फैक्ट्रीज रेडी नहीं है, फैक्ट्रीज रेडी हैं लेकिन प्रोडक्ट बन गया है और हाईवे अभी बना नहीं है, तो उसको पहुंचाएंगे कैसे? इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं। तो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, है ना, ये जो है क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्ट वही सिचुएशन यहाँ पे भी देखने को मिलती है। मंथली कर्टेलमेंट जो हमने डेटा देखा था वो हमने देखा। चलो ठीक है, ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हुआ था, ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये गीगावाट आवर क्या चीज़ होती है? हम बार-बार बोल रहे हैं गीगावाट आवर, ये क्या चीज़ होती है? तो गीगावाट आवर ये एनर्जी मेज़र करता है। डिफरेंस समझिए, गीगावाट पावर है, गीगावाट आवर एनर्जी है। एग्ज़ाम्पल, अगर 1 गीगावाट का पावर प्लांट 1 आवर तक कंटिन्यूअसली चले तो उसको 1 गीगावाट आवर बोल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, मतलब 1 घंटे में 1 गीगावाट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आप थोड़ा समझिए। व्हाट इज़ ग्रिड सिक्योरिटी? ये क्या चीज़ होती है? तो ग्रिड सिक्योरिटी का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को सेफ, रिलायबल, कंटिन्यूअस, स्टेबल बनाना। ग्रिड ऑपरेटर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिमांड और सप्लाई को कंटिन्यूअसली इक्वल रखना। अगर डिमांड 1000 मेगावाट है और सप्लाई 12000 मेगावाट हो गई है तो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए ग्रिड जो ऑपरेटर है वो एक्स्ट्रा जनरेशन रिड्यूस कर देते हैं। वाई इज ग्रिड स्टेबिलिटी सो इम्पोर्टेंट? इलेक्ट्रिसिटी को लार्ज स्केल पर डायरेक्ट स्टोर नहीं किया जा सकता। ऑल्दो बैटरीज और पम्प्ड स्टोरेज रैपिडली एक्सपैंड हो रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी जितनी जनरेट होती है उतनी ही कंज्यूम भी होनी चाहिए। इसी वजह से पावर सिस्टम को रियल टाइम बैलेंस करना पड़ता है। ग्रिड फ्रीक्वेंसी इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 50 हर्ट्ज मेंटेन की जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर्स, मोटर्स वगैरह, पावर स्टेशन सब इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं।
डू वी हैव द ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर? येस वी हैव। ठीक है, थोड़ा-सा ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से जो है डायरेक्टली घर तक नहीं जाती, बीच में होती है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशंस, ट्रांसफार्मर्स, ग्रिड स्टेशन ये सब होते हैं और ये सब मिलकर ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाते हैं। इनका काम है इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट से कंज्यूमर तक पहुँचाना। अगर ट्रांसमिशन लाइन रेडी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है? इंडिया का इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी कितना है? इंडिया का इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी कितना है? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट, मे बी वी हैव समवेयर। या इंडिया का स्टोर्ड जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वो कितना है? तो इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 162.15 गीगावाट हो चुकी है। ये इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी जर्नी का मेजर माइलस्टोन है। ठीक है, यूटिलिटी स्केल सोलर हमारा 125.60 देखने को मिलता है। ये लार्ज सोलर पार्क्स होते हैं और ये डायरेक्टली नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं। रूफटॉप सोलर की अगर हम बात करें, ये हाउसेस, स्कूल्स, ऑफिसेज़, इंडस्ट्रीज़ की रूफटॉप पर इंस्टॉल्ड होते हैं। ये 30.11 हमको गीगावाट देखने को मिलता है। ऑफ ग्रिड सोलर्स क्या होते हैं? ये ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होते, मोस्टली विलेजेस, टेलीकॉम टावर्स और वाटर पंप्स, रिमोट एरियाज़ में हमको देखने को मिलते हैं। इनका 6.43 गीगावाट है। यूटिलिटी स्केल सोलर क्या होता है? ये बहुत बड़े सोलर पार्क्स होते हैं। यूटिलिटी स्केल सोलर क्या होता है? ये बहुत बड़े सोलर पार्क्स होते हैं। हंड्रेड्स या थाउज़ेंड्स ऑफ एकर्स में जो है बने हुए होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है डायरेक्टली डिस्कॉम्स, इंडस्ट्रीज़, नेशनल ग्रिड को सप्लाई होती है। इससे चीप इलेक्ट्रिसिटी बनती है, लार्ज जनरेशन होता है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी हमको देखने को मिलती है। लेकिन डिसएडवांटेज में ये चीज़ें आती है कि लैंड का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ट्रांसमिशन डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है ना? फिर रूफटॉप सोलर आते हैं, ये क्या होते हैं? घरों में, इंडस्ट्री में, ऑफिसेज़ के छत पे लगे होते हैं, इनको रूफटॉप बोलते हैं। ऑफ ग्रिड क्या होता है? और ये रिमोट विलेजेस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ऑफ ग्रिड हम इनको बोलते हैं, ठीक है? अब ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया ये क्या चीज़ है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया क्या है ना? इसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। तो अर्लियर इसका नाम पोसोको व्हिच इज़ पावर सिस्टम जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड था। अब इसे ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड बोला जा रहा है, ठीक है? ये इंडिया का नेशनल ग्रिड ऑपरेटर है, मेजर फंक्शन है ग्रिड ऑपरेशन, शेड्यूलिंग, डिस्पैच, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ये सब चीज़ें देखना। और ये इंश्योर करता है कि पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेफली फ्लो करे। अब व्हाई इज़ रिन्यूएबल एनर्जी डिफिकल्ट टू मैनेज? इतना मुश्किल क्यों है रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करना? तो कोल प्लांट जब चाहे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, सोलर नहीं बना सकता। बारिश आ गई जैसे अभी आ रही है, रात हो गई है तो कैसे बनाएँगे? क्लाउडी है कैसे बनाएँगे? है ना? तो सोलर जो है वो सिर्फ़ सनलाइट पर डिपेंड होता है। क्लाउड्स आए जनरेशन खत्म, सनसेट हुआ जनरेशन खत्म। इस वेरिएबिलिटी को जो है इंटरमिटेंसी कहते हैं। जैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वैसे इसको भी इंटरमिटेंसी कहते हैं। इसी वजह से ग्रिड को कंटिन्यूअसली बैलेंस करना पड़ता है। मेजर चैलेंजेस हैं ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन लाइन लेट बन रही हैं, है ना? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का खड़ा कर दिया कि हाँ ठीक है, आपके प्लांट्स बन गए लेकिन अभी तक आपका रास्ता जहाँ से पहुँचाएँगे वो नहीं बने, लाइन्स नहीं बनी। एनर्जी स्टोरेज का दिक्कत है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए बैटरीज़ अभी सफिशिएंट नहीं है। फोरकास्टिंग, वेदर प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट है, सोलर जनरेशन भी चेंज होती रहती है। ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी, ओल्ड जो ग्रिड है वो कन्वेंशनल पावर के लिए बनी है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए नहीं बनी है, उनके लिए स्मार्ट ग्रिड की ज़रूरत है। डिस्कॉम का भी इश्यू आता है, क्या इश्यू है ना? डिस्कॉम्स फाइनेंशियली वीक डिस्कॉम्स जो है वो रिन्यूएबल इंटीग्रेशन को डिफ़िकल्ट बना देती हैं। अब कर्टेलमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है? जो हमने देखा ना कर्टेलमेंट हुआ उसका क्या इम्पैक्ट होता है? तो क्लीन एनर्जी का वेस्टेज होता है, पैसों का भी नुकसान होता है, इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, इन्वेस्टर हेजिटेट करेगा, क्लाइमेट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर रिन्यूएबल यूज़ नहीं होगी तो फॉसिल फ्यूल ज़्यादा जो है चलेंगे, कार्बन एमिशन इंक्रीज़ होगा। रिन्यूएबल टारगेट्स इंडिया के 2030 टारगेट्स अचीव करना जो है डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए हैं इसके चलते? गवर्नमेंट ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बनाए हैं, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी के लिए डेडिकेटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क्स बनाए हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए, पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, वाटर को यूज़ करके एनर्जी स्टोरेज करने के लिए, स्मार्ट ग्रिड्स जो हैं, डिजिटली मैनेज्ड इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स बनाने की कोशिश करें। फोरकास्टिंग में गवर्नमेंट ने जो है एफर्ट्स लगाए हैं और ट्रांसमिशन को एक्सपैंड करने में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है सपोर्ट किया। अब पीएम सूर्य घर के बारे में बात करते हैं जिसको मुफ्त बिजली योजना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुफ्त बिजली योजना, ठीक है? लॉन्च हुआ था फ़रवरी 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ऑब्जेक्टिव था हर घर में रूफटॉप सोलर हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए और रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट हो। हाउसहोल्ड को सब्सिडी भी प्रोवाइड करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। अब इसमें प्रोग्रेस क्या देखने को मिलती है? 22 जुलाई 2026 तक एप्लीकेशन 75 लाख से ज़्यादा रिसीव हुई और इंस्टॉल्ड रूफटॉप भी हमको 39 क्लोज़ टू 39 लाख से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना? ये सब हमने देखा। हाउसहोल्ड्स को क्या बेनिफिट हुआ?
हाउसहोल्ड्स को क्या 48 लाख से अधिक ये जो स्कीम है, ये रूफटॉप सोलर एडॉप्शन को सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट करती है। लोगों के जो है बिजली का बिल कम हुआ, है ना? उनके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज रही इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये सब फ़ायदे देखने को मिलते हैं। ठीक है? ये सब हमने देखा। गवर्नमेंट ने इसमें सब्सिडी भी दी। गवर्नमेंट ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करने के लिए सब्सिडी देती है ना? इस सब्सिडी को सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस जो है वो कहते हैं, सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस, ठीक है? तो ये भी काफ़ी रिलीज़ हुए हैं। अब बेनिफिट क्या होता है रूफटॉप सोलर का? इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है, ट्रांसमिशन लॉस कम होता है, कार्बन एमिशन कम होता है, एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है और हाउसहोल्ड जो है वो प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर दोनों बन सकता है, ठीक है? अब इंडिया के क्या-क्या टारगेट्स हैं? इंडिया के कुछ टारगेट हैं, जैसे 2070 तक हमको नेट ज़ीरो तक जाना है ना? नेट ज़ीरो एमिशन करना है। उसके बाद में हम 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी बनाना चाहते हैं, ठीक है? पेरिस एग्रीमेंट है हमारे पास में, हमारे पंचामृत कमिटमेंट्स हैं, ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर जो है वो कंटिन्यूअसली हम बढ़ाना चाहते हैं। ये सब हमने देखा, ठीक है? लेकिन ये कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे ग्रिड कर्टेलमेंट, स्टोरेज डेफिसिट, ट्रांसमिशन डिलेज, डिस्कॉम्स, लैंड एक्विजिशन, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं? वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं? तो एनर्जी कॉरिडोर्स को और बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाना स्टोरेज में, है ना? स्मार्ट ग्रिड्स डेवलप करना, फास्टर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स बनाना, डिस्कॉम्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, ठीक है? बेटर फोरकास्टिंग एंड प्रमोट डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर, ठीक है? ताकि ट्रांसमिशन बर्डन जो है वो कम हो। ये हमारा आर्टिकल है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है? लेट्स जस्ट सॉल्व आवर PYQs नहीं, सैंपल क्वेश्चंस। With reference to solar power curtailment in India, consider the following statement. Curtailment refers to the intentional reduction of electricity generation by grid operators to maintain grid stability. The major reason for recent solar curtailment was mismatch between renewable generation and transmission infrastructure. Grid India is responsible for ensuring the secure operation of national electricity grid. I believe मुझे तो तीनों ही सही लग रहे हैं, तीनों सही हैं, है ना? This is your main question. India's renewable energy ambition increasingly depend not only on generation capacity but also on grid readiness and storage infrastructure. Examine the causes and implication of renewable energy curtailment in India and suggest measures to minimize it. तो ये आपका आर्टिकल है, आप लिख कर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ये वीडियो आपको कैसे भी पसंद आई हो, हेल्पफुल रही हो, then please hit the like button and subscribe to this channel. And yeah, keep learning. Thank you so much. Thank you for watching.